गुड मॉर्निंग। क्या हुआ, आज एक स्टूडेंट कम है क्या? हम आज टॉपिक स्टार्ट करते हैं। साइंस पढ़ रहे हैं अपन, है ना? तुम तो आज ही आए हो ना। साइंस में हम सबसे पहले क्या पढ़ रहे हैं? सेल। सेल को हिंदी में क्या बोलते हैं? कोशिका। समझ गए क्या? देखो इधर, हम सभी कोशिकाएं मिलकर क्या बनाती हैं? दूसरा स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा से क्या बनते हैं? तंत्र। और नाम बनाए बॉडी। समझ गए क्या? सभी सजीव किससे मिलकर बने होते हैं? कोशिकाओं से। कोशिकाएं मिलकर क्या बनाती हैं? उत्तक। उत्तक मिलकर क्या बनाते हैं? अंग। अंग मिलकर क्या बनाते हैं? तंत्र। तंत्रों से क्या स्थिति, जिसको हम क्या कहते हैं? पोजीशन। स्थिति गई तो क्या बन गई? दीवार। 3-4 दीवारें बनी, छत डल गई तो बन गया कमरा, बहुत सारे कमरे बन गए तो पोजीशन शरीर बन गया। समझ गए? तो हमारी बॉडी में ऑर्गन्स होते हैं ना, आँख, कान, नाक, हृदय, फेफड़े, किडनी। अंगों से क्या बनते हैं? तंत्र। पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, परिसंचरण तंत्र। और तंत्रों से फिर हमारा क्या बना हुआ है? शरीर बना हुआ है। तो शरीर की सबसे सूक्ष्मतम इकाई, शरीर की सबसे सूक्ष्मतम इकाई कौन होती है? कोशिका। और शरीर की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई, शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कौन होती है? कोशिका। भाई हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई कौन है? कोशिका है। और शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई भी कौन है? कोशिका। समझ गए? लिखो, इतना लिखो। फर्स्ट टॉपिक ही है ये, फर्स्ट क्लास ही है ना।
क्वेरकस सुबर, टिश्यू कोशिकाओं की बहुत सारी कोशिकाएं होती है तो उनको ऊतक बोलते हैं, ज्यादा होती हैं तो ग्रुप ऑफ सेल्स, टिश्यू, कोशिकाओं का समूह। हाँ भाई, सिंगल है तो सेल है, बहुत सारी सेल है तो टिश्यू है, और बहुत सारे टिश्यू है तो फिर उससे क्या बन जाएगा, ऑर्गन बन जाएगा। देखो इधर, कोशिका की खोज किसने की, रॉबर्ट हुक ने। कब की, कौन सी कोशिका को खोजा, इसमें से कॉर्क लकड़ी का टुकड़ा, ऐसा होता है कॉर्क, ये लकड़ी का टुकड़ा है, जिस ये कॉर्क है, ये कॉर्क एक लकड़ी का टुकड़ा है जो कौन से पौधे से प्राप्त होता है, क्वेरकस सुबर नामक पादप से प्राप्त होता है। तो ये कॉर्क है, इस कॉर्क में जो खाली स्थान नजर आए ना, इसको, इन्हीं खाली स्थानों को क्या नाम दिया, सेल नाम दिया। समझ गई क्या? इधर देख लो, लिखने में क्या लग रहे हो, ये कॉर्क है, लकड़ी का टुकड़ा है, इसमें ना ऐसे मधुमक्खी के छत्ते जैसा होता है। कॉर्क कैसा होता है, मधुमक्खी के छत्ते जैसा। मधुमक्खी का छत्ता कैसा होता है, ऐसे होता है ना, छेद छेद होते हैं बीच में, तो ये मधुमक्खी के छत्ते जैसा होता है, और इसमें जो खाली स्थान नजर आए उनको क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। समझ गई क्या? सेल वास्तव में क्या होता है, लैटिन भाषा का शब्द। सेल वास्तव में कौन सी भाषा का शब्द होता है, एक लैटिन भाषा का शब्द होता है, जिसे क्या कहते हैं, खाली कमरा। समझ गए क्या? देखो मेरी बात सुनो, हम सभी सजीव किससे मिलकर बने होते हैं, कोशिकाओं से। कोशिकाएं मिलकर क्या बनाती हैं, उत्तक, उत्तकों से क्या बनते हैं, अंग, अंगों से क्या बनते हैं, तंत्र, और तंत्रों से क्या बनता है, शरीर। तो शरीर की सबसे सूक्ष्मतम इकाई कोशिका, और शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कोशिका। कोशिका की खोज किसने की, कौन से सन में, कौन सी कोशिका को खोजा, किसमें से, कॉर्क क्या है, ये रहा कॉर्क। तो लकड़ी का टुकड़ा है तो कोई ना कोई पौधे से निकालेंगे ना, लकड़ियां तो पौधों में होती, जंतुओं में थोड़ी होती हैं। तो कौन से पौधे से निकाला था इसने, क्वेरकस सुबर नामक, ये एसएससी में क्वेश्चन आया हुआ है, कॉर्क कौन से पौधे से निकाला गया, क्वेरकस सुबर प्लांट से निकाला गया था। समझ गए? ये कॉर्क होता है ना, वो मधुमक्खी के छत्ते जैसा होता है, उसमें ना ऐसे खाली स्थान होते हैं, और इन खाली स्थानों को ही क्या नाम दिया था, सेल नाम दिया था। तो इसने खाली स्थानों को सेल नाम क्यों दिया, क्योंकि सेल वास्तव में कौन सी भाषा का शब्द है, लैटिन भाषा का, जिसका अर्थ क्या होता है, खाली कमरा। फिर वास्तव में सेल किसको मिली थी, जीवित कोशिका की खोज किसने की थी, ल्यूवेनहॉक ने। जीवित कोशिका की खोज ल्यूवेनहॉक ने कब की थी, 1674 में। सीधी सीधी क्या होती है, उनका तो एमटीएस मात्र ये तो लिख दिया क्या? तो जीवित कोशिका की खोज किसने की है, ल्यूवेनहॉक ने। कब की है, 1674 में। समझ गए? फिर अब इसके बाद में हम लिख रहे हैं सजीव जगत की। अब सुनिए,
1900 ईस्वी के बाद में 1900 के बाद सबसे बड़ी कोशिका 1900 ईस्वी से पहले एनर्जी ऊर्जा की यूनिट क्या होती थी? जूल। और सजीव जगत की सबसे वहां पर एनर्जी की यूनिट क्या होती? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लिखो लिखो लिखो, फिर मैं समझाऊंगी ना, वापस से समझा दूंगी, एक बार लिख लो। तो एक और यूनिट हमारे पास क्या बनी? अगर आप कोशिका है तो सिंपल सा काम करना पड़ेगा कि कहते हैं ओव्यूम। सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा को क्या कहते हैं? पादप जगत का जोकर। इसी को कहते हैं पीपीएलओ। पीपीएलओ की फुल फॉर्म क्या है? प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ये मनुष्य में एक नाम आता है को हम कहते हैं विद्युत ऊर्जा, इलेक्ट्रिक एनर्जी। ये जो रोग उत्पन्न करता है। तो विद्युत ऊर्जा संबंधी रोग उत्पन्न करता है। हाँ, निमोनिया लाइक के। लिख दिया क्या? देखो भाई, सजीव सवाल पूछे जूल बड़ा कैलोरी, सजीव जगत का मतलब एक कैलोरी में कितने जूल? में जितने और बोले सजीव हैं। सजीव जगत की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? शुतुरमुर्ग। शुतुरमुर्ग क्या है? शुतुरमुर्ग क्या है? एक पक्षी है ये। क्या विशेषता है इसकी? ये शुतुरमुर्ग है ना, ये क्या है? उड़नहीन पक्षी है। उड़नहीन पक्षी उड़ता नहीं है, ये सबसे बड़ा है, इसका बॉडी वेट ज्यादा है तो तेज दौड़ता है। और इस शुतुरमुर्ग को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ऑस्ट्रिच। तो ऑस्ट्रिच अंडा मतलब ओव्यूम। तो शुतुरमुर्ग सबसे बड़ा पक्षी और इसका अंडा सबसे बड़ी कोशिका। अरे समझ गई क्या? अंडे को तो इंग्लिश में ओव्यूम ही तो बोलते हैं, एग भी बोल सकते हैं, ओव्यूम भी बोल सकते हैं। स्पर्म को, शुक्राणु को क्या बोलते हैं? स्पर्म, स्पर्मेटोजोआ। अंडे को एग भी बोल सकते हैं, ओव्यूम भी बोल सकते हैं। समझ गई क्या? शुतुरमुर्ग क्या है? एक पक्षी है, उड़ता नहीं है, तेज दौड़ता है। और सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? माइकोप्लाज्मा को ही क्या बोलते हैं? पादप जगत का जोकर। मतलब ये एक जोकर है। इसको जोकर क्यों कहते हैं?
ये बार बार अपना शेप चेंज कर लेता है, रूप बदलता रहता है, इसलिए इसको जोकर कहते हैं। और ये एक प्रकार का क्या होता है, पादप पौधा है ये, समझ गए। और इसको क्या बोलते हैं, पीपीएलओ। पीपीएलओ की फुल फॉर्म प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। निमोनिया रोग का नाम सुना है, बच्चों में श्वसन तंत्र का रोग होता है निमोनिया, तो माइकोप्लाज्मा निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म है, निमोनिया के समान जीव है। मनुष्य में कैसे रोग फैलाता है, श्वसन संबंधी, श्वसन तंत्र के रोग फैलाता है, और ये सबसे छोटी कोशिका भी होता है, समझ गए क्या। अच्छा, और मनुष्य में सबसे लंबी कोशिका, मनुष्य में सबसे बड़ी कोशिका, सबसे लंबी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका, मनुष्य में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, बता सकते हो। अरे सबसे बड़ी होती है अंडाणु, सबसे लंबी तंत्रिका कोशिका, जिसे क्या बोलते हैं, न्यूरॉन। और सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु, समझ गए क्या। मनुष्य का मतलब क्या है, अपन में कौन, आप या मैं, दोनों, मेल फीमेल दोनों, मेल फीमेल दोनों में सबसे बड़ी अंडाणु, सबसे लंबी तंत्रिका कोशिका, सबसे छोटी अंडाणु किसमें मिलते हैं, महिलाओं में, शुक्राणु पुरुषों में। अरे मेरे भगवान, तंत्रिका कोशिका दोनों में होती है, समझ गए क्या। लंबी और बड़ी में क्या अंतर है, हाँ, लंबी मतलब लेंथ वाइज, बड़ी मतलब एरिया वाइज। अंडा ऐसा होता है ना गोल बड़ा, क्षेत्रफल ज्यादा घेरता है, लंबी मतलब ऐसे लेंथ ज्यादा है, लिख दो। लिख दिया क्या, देखो ऐसे लिखो, केंद्रक के आधार पर कोशिका के प्रकार, प्रोकैरियोटिक कोशिका और ये यूकेरियोटिक कोशिका।
लिख दिया क्या? सू सू सू। अरे ये यू है, ये सू है। उर्दू में लिखती हूँ क्या मैं, या मैं हिंदी में लिखती हूँ? लिख दिया क्या? देखो इधर, केंद्रक के आधार पर कोशिकाएं कितने प्रकार की होती हैं? दो। कौन कौन सी? प्रोकैरियोटिक कोशिका, यूकैरियोटिक कोशिका। प्रो शब्द का मतलब क्या होता है? आधे या अल्प। कैरियो का मतलब केंद्रक, ऐसी कोशिका जिसमें अल्प विकसित केंद्रक हो। यू का मतलब सुविकसित, कैरियो का मतलब केंद्रक, ऐसी कोशिका जिसमें सुविकसित केंद्रक हो। समझ गए? लिखो यहां पर परिभाषा, ऐसी कोशिका जिसमें अल्प विकसित केंद्रक हो। ऐसी कोशिका जिसमें अल्प विकसित केंद्रक हो। ऐसी कोशिका जिसमें अल्प विकसित केंद्रक हो। और इधर क्या लिखोगे? जिसमें सुविकसित केंद्रक हो। जिसमें सुविकसित केंद्रक हो। समझ गए क्या? एग्जाम्पल्स लिखो इसके। ये कौन से पन्ने हैं? रफ पन्नों में लिख रहे हो तुम? हाँ? देखो इधर, प्रोकैरियोटिक सेल के एग्जांपल्स कौन कौन से हैं? जीवाणु, इसी को ही क्या बोलते हैं? बैक्टीरिया। माइकोप्लाज्मा, नीलहरी शैवाल को क्या बोलते हैं? ब्लू ग्रीन एल्गी। और यूकैरियोटिक सेल के एग्जांपल्स, इन तीन के अलावा शेष सभी। वेट कितना बोला? समझ गए? बताओ, आंसर बताओ शुरू से। कोशिका की खोज किसने की थी? कौन सी कोशिका को खोजा था? किसमें से? कॉर्क में। चलो देख देख के बोलो, अभी इतना याद नहीं हुआ ना आपको। बताओ, कॉर्क कौन से पौधे से निकाला गया था? क्वेर्कस सुबर नामक पादप से। समझ गए? कॉर्क में क्या थे? मधुमक्खी के छत्ते की तरह खाली स्थान, और इन्हीं खाली स्थानों को उसने क्या नाम दिया था? सेल। तो सेल वास्तव में कौन सी भाषा का शब्द होता है, जिसका अर्थ क्या होता है? अच्छा, जीवित कोशिका की खोज किसने की? कब की थी? 1674 में। सजीव जगत की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? इसी को क्या बोलते हैं? क्या है? शुतुरमुर्ग। पक्षी, एक उड़नहीन पक्षी है। और सजीव जगत की सबसे छोटी कोशिका?
माइकोप्लाज्मा को ही क्या बोलते हैं? पादप जगत का जोकर। और इसी को ही क्या बोलते हैं? पीपीएलओ। पीपीएलओ की फुल फॉर्म प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। माइकोप्लाज्मा एक निमोनिया के समान जीव है जो मनुष्य में कैसे रोग फैलाता है? श्वसन संबंधी। और मनुष्य में सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु, सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन, सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु। समझ गए? ऐसे बनाओ, सेल का चित्र बनाओ। चार गुना whole times बना दिया क्या?
दिया क्या? बताओ ये कौन सी कोशिका है? ये पादप कोशिका है या जंतु कोशिका है? पादप कोशिका है। कैसे पता चला? किस हिसाब से बोला? इसमें तो कहीं मैंने पेड़ पौधे नहीं बनाए हैं। इसमें कहाँ पेड़ पौधे दिख रहे हैं आपको? बताओ बताओ बताओ। जंतु कोशिका है। अंधे हो गए? ये हरित लवक नहीं दिख रहा है? थोड़ी तो शर्म कर लो। हरित लवक होता है क्या जंतुओं में? आपके अंदर है कोई हरित लवक? मतलब ये कहाँ होता है हरित लवक? ईश्वर, हरित लवक वो पत्तियों में हरा रंग नहीं है क्या? वो हरित लवक है। कौन सी दुनिया से आए हो? क्या क्वालिफिकेशन है आपकी? नहीं, क्या पढ़ाई की है? एनटीए, आईटीआई की है वो, मतलब इलेक्ट्रिशियन में जाते हैं उसके लिए। तो 11 12 तो पढ़ के आए हो ना भाई? तो इतना तो सबको पता होता है ना। पत्तियों में जो हरे रंग का वर्णक होता है उसको क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। समझ गई क्या? तो देखो बताओ भाई, पौधों में ये सेल ना तो प्लांट है ना एनिमल है, मैंने दोनों का मिक्स बनाया है। दोनों है ये। इसमें जंतुओं के लक्षण भी हैं, इसमें पौधों के लक्षण भी हैं। और पौधों का सबसे बड़ा लक्षण तो दिख ही रहा है ना आपको, हरित लवक। हरा वर्णक होता है ना जो पत्तियों में मिलता है। हमारे अंदर कहाँ है? हम हरे दिख रहे हैं क्या कहीं से? समझ गए क्या? और ये कोशिका भित्ति नहीं बनाई है क्या? कोशिका भित्ति किसमें होती है? पौधों में ही होती है, हमारे अंदर नहीं होती है। समझ गए क्या? चलो भाई, इसमें ना इस चित्र के नीचे ऐसे दो कॉलम बनाओ। एक साइड में लिखो पादप कोशिका और एक साइड में लिखो जंतु कोशिका। प्लांट सेल और एनिमल सेल। एक साइड में लिखो पादप कोशिका और एक साइड में लिखो जंतु कोशिका। पादप कोशिका में क्या होता है? सबसे बाहर कोशिका भित्ति, और हमारी कोशिकाओं में कोशिका भित्ति नहीं होती है। समझ रहे हो? अगर हम एनिमल की ही सेल बनाएंगे तो उसमें कोशिका भित्ति नहीं बनेगी। तो फर्स्ट डिफरेंस क्या होता है? कोशिका भित्ति उपस्थित और इसमें कोशिका भित्ति अनुपस्थित। समझ गए? और सेकंड नंबर पर और डिफरेंस बताओ, और डिफरेंस बताओ। मेरी शक्ल क्या देख रहे हो? हाँ 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 हाँ, ये हरित लवक होता है। ये किस में होता है? पौधों में होता है, हमारे अंदर नहीं होता है। तो नेक्स्ट डिफरेंस क्या आएगा? हरित लवक उपस्थित और एनिमल वाली साइड में अनुपस्थित। समझ गए क्या? और बताओ डिफरेंस। चित्र देखो, चित्र देखो, ऐसे क्या बताओगे? इसमें देख, इसमें से देख के बताओ। देखो माइटोकॉन्ड्रिया है, ये बीच वाला केंद्रक है, ये रिक्तिका है, ये हरित लवक हो गया, ये अंतःप्रद्रवीय जालिका है। इसकी एक साइड पर कौन होते हैं? राइबोसोम। ये होते हैं लाइसोसोम। गोल्जी काय, केंद्रक द्रव्य, कोशिका द्रव्य। समझ गए क्या? अच्छा, और ये देखो हमने इसमें ना सेंटर में केंद्रक बनाया है, बीच में बनाया है ना। बीच में केंद्रक होता है वो जंतु कोशिका होती है। जंतु कोशिका में केंद्रक सेंटर में होता है। इधर देखो, इधर देखो। अगर हम पादप कोशिका ही बनाएंगे ना तो उसमें केंद्रक साइड में बनेगा। ऐसा क्यों? मैंने क्या बोला है? पादप कोशिका में केंद्रक परिधि की ओर,
जबकि जंतु कोशिका में केंद्रक कहाँ पर होता है? मध्य में, सेंटर में होता है। ऐसा क्यों होता है? देखो अगर हम ऐसे देखो पादप कोशिका बनाएंगे ना, तो इसमें केंद्रक साइड में होगा इधर। उसका रीजन होता है पादपों में इतनी बड़ी बड़ी क्या पाई जाती है? रिक्तिका। रिक्तिका बड़ी होती है। जैसे देखो है ना, मान लो आपके घर में आपने पौधे लगा रखे हैं, अब आप 2-3 दिन बाहर चले गए, कोई एग्जाम ही आ गया, सेंटर दूर मिला, आपको आने में 2 दिन लग गए, 2 दिन उसमें पानी नहीं डाला पौधे में, तो फिर वो सूख जाएगा क्या? मर ही जाएगा फिर तो फिर हाँ मुरझाएगा ही ना, मतलब वो काम तो चल ही रहा है ना उसका। अगर वो बिल्कुल ही काम नहीं चला पाता तो मर जाता ना, तो उसने कैसे काम चलाया? हाँ समझ गए आप। ये रिक्तिकाओं के अंदर पानी का क्या रखता है पौधा? स्टोर। इसलिए पौधों में रिक्तिकाएं आकार में कैसी होती हैं? बड़ी। अब ये इतनी बड़ी है तो जगह नहीं है ना फिर, इसलिए केंद्रक को कहाँ सरकना पड़ता है? साइड में। अच्छा बताओ, ये है एनिमल सेल। हमारी सेल्स में पानी का स्टोरेज बहुत कम होता है, नहीं के बराबर होता है, इसीलिए हमारी कोशिकाओं का केंद्रक क्या हो गया इसको? तो हमारी कोशिकाओं में जो केंद्रक होता है ना, वो सेंटर में आ जाता है, क्योंकि स्पेस है ना भाई, रिक्तिकाएं छोटी हैं। समझ गए क्या? तो लिख दो, यहाँ पर लिखो, 4 नंबर लगाकर लिखो, 4 नंबर लगाकर लिखो। पानी का संचय करने के कारण, पानी का संचय करने के कारण रिक्तिकाएं आकार में बड़ी। पानी का संचय करने के कारण रिक्तिकाएं आकार में क्या होती हैं? और इधर क्या लिखोगे? छोटी होती हैं। हमारे अंदर स्टोरेज इतना नहीं है, हमें बार बार बाहर से ही पानी पी रहे हैं ना हम, तो भाई इंडिपेंडेंट है ना। अब पौधा तो क्या है, हमारे ऊपर डिपेंडेंट है ना, तो इसलिए उसको भगवान ने ऐसा सिस्टम दिया है। लिखो इधर एनिमल वाली साइड में लिखो, रिक्तिकाएं आकार में छोटी। रिक्तिकाएं आकार में छोटी, लिख दिया छोटी। अब रिक्तिकाएं आकार में छोटी हैं, इसीलिए कहाँ केंद्रक कहाँ मिलेगा? सेंटर में। उसमें रिक्तिका आकार में बड़ी है, इसलिए केंद्रक कहाँ मिलेगा? साइड में। समझ गए? अच्छा तो बताओ क्या क्या डिफरेंस लिखे हमने? पौधों में कोशिका भित्ति उपस्थित, जंतुओं में, पौधों में हरित लवक उपस्थित, जंतुओं में नहीं होता। पौधों में केंद्रक परिधि की ओर, पौधों में केंद्रक, जंतुओं में सेंटर में। क्यों? इसमें रिक्तिकाएं बड़ी, उसमें रिक्तिकाएं छोटी। इसमें लिखो भोजन का संचय। अच्छा पौधे करते हैं क्या भोजन का संचय? करते हैं क्या? कंफर्म है? या हम करते हैं क्या? करते हो स्टोरेज, बॉडी में स्टोरेज है आपके? अरे वो घर में स्टोर का नहीं बोल रही हूँ, शरीर में स्टोर का बोल रही हूँ। शरीर में तो नहीं है ना, क्या बताओ तुम, शरीर में है क्या स्टोर फूड? हाँ तो वो स्टोर ही तो हुआ ना फिर। हम थोड़े दिन, कहीं भाई हम जैसे खाना नहीं खा रहे, मान लो 1 दिन नहीं खाया, 2 दिन नहीं खाया, तब भी हम जिंदा है ना भाई, तो इसका मतलब स्टोर है, तो स्टोर से हम काम चलाते हैं। अभी पौधों में पतझड़ ऋतु आती है, पतझड़ में क्या होता है? सारी पत्तियां गिर जाती हैं। अब पौधा प्रकाश संश्लेषण नहीं कर रहा है, तो बताओ वो कैसे काम चलाएगा बिना फूड के? उसके पास स्टोर होता है, उससे काम चलाता है। पतझड़ आएगी अब देखना सर्दी के बाद में, तो आप देखना एक दिन ऐसा आएगा तो पौधे की सारी पत्तियां गिर जाएंगी। अब सारी पत्तियां गिर गई तो फिर कैसे जिंदा है वो? तो वो जिंदा इसलिए क्योंकि उसमें फूड स्टोर होता है।
और पौधे का भी कमाल देखो, सारी पत्तियां गिर जाती हैं, वीरान पतझड़ हो जाता है और वापस हरा भरा हो जाता है उसके बाद, तो रिजुवेनेट होता है, नया जन्म हो जाता है उसका। समझ गए क्या? देखो भाई, पौधों में भोजन का संचय किसके रूप में होता है? स्टार्च। और जंतुओं में भोजन का संचय ग्लाइकोजन। पौधों में लिख दो स्टार्च। पौधों में भोजन का संचय स्टार्च और जंतुओं में भोजन का संचय ग्लाइकोजन। पौधों में भोजन का संचय किसके रूप में होता है? स्टार्च के रूप में। जंतुओं में भोजन का संचय ग्लाइकोजन के रूप में। समझ गए? चलो देखो, बताओ भाई, केंद्रक के आधार पर कोशिकाएं कितने प्रकार की होती हैं? कौन कौन सी? प्रोकैरियोटिक, यूकेरियोटिक। प्रोकैरियोटिक का मतलब जिसमें अल्प विकसित केंद्रक है, यूकेरियोटिक का मतलब जिसमें पूर्ण विकसित केंद्रक है। हम किस में आते हैं? यूकेरियोटिक में आएंगे ना भाई, सभी जंतु सभी पादप। प्रोकैरियोटिक में कौन आता है? और बैक्टीरिया और माइकोप्लाज्मा। अच्छा, माइकोप्लाज्मा कितनी जगह पे लिखा है हमने कॉपी में? अभी तक कितनी जगह लिख दिया? क्या लिखा सेल में? टॉपिक ही सेल ही चल रहा है, उसमें कहाँ लिखा है? अच्छा, आज ही लिखा है, और सेल तो स्टार्ट ही आज की है ना। आगे देखो, पन्ने पलटो। हाँ, सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? माइकोप्लाज्मा। और माइकोप्लाज्मा कौन सी सेल का एग्जाम्पल है? प्रोकैरियोटिक सेल का एग्जाम्पल भी है ना। समझ गए क्या? चलो भाई, पौधों में कोशिका भित्ति होती है नहीं होती है? होती है। हमारे अंदर नहीं होती है। पौधों में केंद्रक कहाँ होता है? और हमारे अंदर? और पौधों में भोजन का संचय स्टार्च और जंतुओं में ग्लाइकोजन। समझ गए? हमारे अंदर पानी का संचय कम, पौधों में ज्यादा, इसलिए उनमें रिक्तिकाएं बड़ी, हमारी रिक्तिकाएं छोटी। समझ गए? अच्छा, अभी हम सेल को पढ़ते हैं, जैसा चित्र में बनाया था ना वैसा। सबसे बाहर कौन थी उसमें? सबसे बाहर कौन है? कोशिका भित्ति। किस में मिलती है कोशिका भित्ति? एनिमल्स में या प्लांट्स में? पौधों में मिलती है ना। तो सेल वॉल कैसी होती है? एक तो मृत होती है और पारगम्य, और ये दृढ़ सुरक्षात्मक आवरण है। कोशिका भित्ति दृढ़ सुरक्षात्मक आवरण है। और कवक में किसकी बनी होती है? कवक को बोलते हैं फफूंद। क्या हुआ? कवक में किसकी बनी होती है? काइटिन की बनी।
दिया क्या? कोशिका भित्ति कैसी होती है? मृत और पारगम्य, दृढ़ सुरक्षात्मक आवरण। पौधे के बाहर दृढ़ आवरण होता है भाई, सुरक्षा करने के लिए। हमारी को तो जरूरत ही नहीं है ना, हम तो खुद ही सुरक्षा कर रहे हैं। सर्दी में ज्यादा कपड़े पहनते, गर्मी में कम पहनते, बरसात में छाता लेते, बरसाती लेते हैं। अब पौधा सर्दी गर्मी बरसात उसको तो वहीं रहना है, ओले पड़ेंगे तो भी माथे पे लू चलेगी, तभी पौधा के सर पे ही चलेगी ना भाई, तो उसको ही प्रोटेक्शन की रिक्वायरमेंट है ना। तो पौधा के बाहर अपनी सुरक्षा के लिए क्या पाई जाती है? कोशिका भित्ति पाई जाती है। किसकी बनी होती है ये? पौधों में, पादपों में। पादपों में किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज, पैक्टिन व लिग्निन की बनी। कवक या फफूंद में किसकी बनी होती है? फफूंद जानते हो, जो अचार में रोटी पे आ जाती है, फलों पे सब्जियों पर आ जाती है ना, वही फफूंद है, जिसको साइंस में क्या बोलते हैं? कवक। इसमें किसकी बनी होती है? कोशिका भित्ति, काइटिन की। पौधों में किसकी बनी होती है? सेलुलोज, पैक्टिन, लिग्निन की। समझ गए? कोशिका भित्ति मृत, पारगम्य होती है। पारगम्य का मतलब इसमें से सभी पदार्थों का आवागमन हो सकता है, ट्रांसपेरेंट है सबके लिए, कि सबको आना जाना अलाउ करती है। और मृत का मतलब, मृत ही होती है हार्ड आवरण है, ये दृढ़ होती है ना, और इसका काम क्या होता है? सुरक्षा करना। कवक में किसकी बनी होती है? काइटिन। पौधों में किसकी बनी होती है? सेलुलोज, पैक्टिन, लिग्निन। इसके अलावा कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है? कोशिका झिल्ली बनी होती है प्रोटीन और फॉस्फोलिपिड की। जीवित, ये जीवित होती है और चयनात्मक, पारगम्य। जीवित होती है ये और चयनात्मक, पारगम्य होती है। और इसके अलावा कोशिका झिल्ली होती है ना, इसकी संरचना को समझाने के लिए एक मॉडल दिया गया था, उसका नाम है तरल मोज़ेक मॉडल। किसने दिया था तरल मोज़ेक मॉडल? सिंगर और निकोलसन।
लिख दिया क्या? देखो भाई, कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है? प्रोटीन और फॉस्फोलिपिड की। कैसी होती है? जीवित और चयनात्मक पारगम्य, सेलेक्टेड लोगों को ही अंदर आने देती है। और कोशिका झिल्ली की संरचना के लिए कौन सा मॉडल दिया गया? तरल मोजेक मॉडल। किसने दिया था? सिंगर और निकोलसन ने। समझ गए? इस तरल मोजेक मॉडल के अनुसार कोशिका झिल्ली की संरचना में कितने प्रकार की प्रोटीन होती है? 2। ये एक तो बाहरी प्रोटीन, एक आंतरिक, इसके बीच बीच में है ना, ये आंतरिक प्रोटीन है। और इसमें 2 स्तर किसके होते हैं? वसा के। समझ गए? 2 स्तर वसा के होते हैं। और इसमें एक बाहरी प्रोटीन होती है और एक आंतरिक प्रोटीन होती है। ये कौन सा मॉडल है? किसने दिया था? इसके अनुसार कोशिका झिल्ली में कितने प्रकार की प्रोटीन होती है? कौन कौन सी? बाह्य और आंतरिक। और इसके बीच में किसका स्तर होता है? लिपिड या वसा के। कितने स्तर होते हैं? 2। और कोशिका झिल्ली कैसी होती है? जीवित और चयनात्मक पारगम्य, जबकि कोशिका भित्ति मृत और पारगम्य। समझ गए क्या? चलो, ये बनी होती है प्रोटीन और फॉस्फोलिपिड। और कोशिका भित्ति किसकी बनी थी? सेल्यूलोज, पैक्टिन, लिग्निन। चलो कल पढ़ते हैं आगे ना, ठीक है।